नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा दौरा है और दी गई जानकारी के मुताबिक सीएम धामी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। साथ ही गीता ज्ञान संस्थान और महाभारत अभिमन्यु केंद्र के अलावा गीता उपदेश स्थली ज्योति सर का भी भ्रमण करेंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिर विरोधियों पर बरसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। यूपीए के विरोध करने वाले हो गए आधार कार्ड भक्त। तो हरदा का यह बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर भड़ास भी निकाली है। उत्तराखंड में आधार कार्ड बनाने के लिए लोग हो रहे परेशान। शासन की सद्बुद्धि के लिए 1 घंटे का रखूंगा मौन व्रत, यह हरदा की ओर से बयान भी सामने आया है, जहां पर वो 1 घंटे का मौन व्रत रखने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर विरोधियों पर बरसते हुए नजर आए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। यूपीए में विरोध करने वाले हो गए आधार कार्ड भक्त। तो हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट कर अब बीजेपी पर भड़ास निकाली है। उत्तराखंड में आधार कार्ड बनाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। शासन की सद्बुद्धि के लिए 1 घंटे का मौन व्रत भी रखेंगे हरीश रावत। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बिल्डर दंपत्ति पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ठगी कर फरार चल रहे थे दंपत्ति। शाश्वत गर्ग और पत्नी साक्षी का पासपोर्ट भी रद्द किया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने निरस्त किए हैं दस्तावेज। आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर यह ठगी की गई है। शिकायतों की लगातार बढ़ रही थी संख्या और दंपत्ति 17 अक्टूबर से बेटे और परिवार के साथ गायब है। पुलिस और एजेंसियां लगातार तलाश में भी जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने दस्तावेज भी निरस्त कर दिए हैं। ऐसे में आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आ रहा है और शिकायतों की लगातार बढ़ोतरी भी हो रही थी। कई लोग पहुंच रहे थे शिकायत करने के लिए, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो दंपति 17 अक्टूबर से बेटे और परिवार के साथ गायब। हालांकि पुलिस फोर्स ढूंढने में जुटी हुई है और एजेंसियां भी लगातार तलाश कर रही हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरह की बड़ी कार्रवाई देखी भी गई है इस मामले में? देखिए विशाल, देहरादून से देखा जाए तो इस वक्त की ये बड़ी खबर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि बिल्डर दंपति पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों की ठगी कर फरार शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी साक्षी के पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निरस्त की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया है। दोनों के पासपोर्ट अब सिर्फ कागज के टुकड़े मात्र रह गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी अगर पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की गई थी। 2 आवासीय परियोजनाओं में निवेश के नाम पर जो है कई लोगों से इन्होंने ठगी की, जिसके लगातार जो है शिकायतें देखने को मिल रही थी और शिकायतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। सामने लगातार लोग आ रहे थे, उनकी शिकायत करते जा रहे थे, जिसकी गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दंपत्ति 17 अक्टूबर से ही बेटे और परिवार के साथ से गायब थे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद वो जो है विदेश से जाने की फिराक में है, जिसके बाद ये क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। और पुलिस और एजेंसियां जो है लगातार इन दंपत्ति की जो है छानबीन कर रहे हैं कि ये कहां पर है। इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार जो है टीम लगाई गई है, वो इनकी जो है जानकारी कर रहे हैं कि आखिर कहाँ है, लेकिन बाहर विदेश फरार ना हो इसके लिए पहले ही पासपोर्ट को रद्द करने की जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। जी, लेकिन किस तरह की धोखाधड़ी इन्होंने की है, किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं इनके खिलाफ? देखिए आवासीय परियोजनाओं के तहत जो है लोगों से निवेश के नाम पर इन्होंने पैसा लिया, जिसमें एक बड़ी ठगी करने का काम किया। ना तो वह निवेश किया गया और ना ही वहां पर कहीं ऐसा जो है आवास जो थे जिन पर जो है ये कहा गया हो कि पैसा लगाया गया है। लेकिन जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने शिकायत करना शुरू किया और शिकायतों की संख्या इतनी बढ़ गई कि जब उनको दंपत्ति को लगा कि अब जो है गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस जो है उनकी छानबीन शुरू कर चुकी है, तो उन्होंने
17 अक्टूबर से ही वह फरार हो गए थे अपने परिवार के साथ से। और लगातार जो देखा जाए कि वहां पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और इसी के चलते ये पूरा प्रकरण जब सामने आया तो ये माना गया था कि शाश्वत गर्ग और उनकी पत्नी बाहर विदेश जाने की फिराक में हो सकते हैं, तो इसलिए पासपोर्ट की कार्रवाई जो है वो कराई गई ताकि पासपोर्ट रद्द हो और बाहर जाने की कार्रवाई जो है वो रुक सके। उसके बाद जो है पुलिस अब लगातार देख छानबीन कर रही है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है कि ताकि जल्द 3 दंपतियों को गिरफ्तार किया जा सके। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहीद श्रीमती हंसा धनई राजकीय महाविद्यालय अगरोरा टिहरी गढ़वाल की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि प्रोफेसर ने आरोपी प्राइवेट व्यक्ति मोहम्मद खालिद और उनकी बहन सबिया के साथ मिलकर साजिश के तहत प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा हल कराया और उसे परीक्षा में बैठे आरोपियों तक भी पहुंचाया। इससे पहले पुलिस हिरासत में रहकर दोनों प्राइवेट आरोपियों से मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच भी की गई थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका स्पष्ट हुई है। इसके बाद सीबीआई ने शुक्रवार को 28 नवंबर को प्रोफेसर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच तेज रफ्तार से जारी है और आगे भी कई खुलासे हो सकते हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। योगेश, किस तरह की कार्रवाई देखी भी जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए विशाल, पेपर लीक का मामला एक बड़ा मामला था जिसमें सीबीआई की मांग की जा रही थी और सीबीआई की जांच के बाद अब देखा जाए तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई भी इसमें देखने को मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके प्रथम तौर पर जो है सामने आए थे, जिन्होंने जो है पेपर सामने किया था कि ये पेपर मामला सामने आया था। उत्तराखंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन पेपर के लीक का ये मामला था। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई इसमें की है और हंसा धनई और की महाविद्यालय अग्रोहा की जो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन है उसको गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने ये पाया गया था कि प्रोफेसर ने ही आरोपी को मोहम्मद जो खालिद है उसकी बहन और साहिबा के साथ मिलकर साजिश के तहत कुछ पर्सन का हिस्सा जो है वो हल किया था। उस परीक्षा में जो है आरोपियों तक पहुंचाया गया था जो वहां पर बैठे थे। इससे पहले अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस हिरासत में लेकर जो है दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच जो है वो कर चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका जो है स्पष्ट उसमें दिखाई पड़ी, जिसके चलते अब सीबीआई ने भी जो है इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कहा एजेंसियों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले की जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ाई जाएगी और इसमें कई खुलासे होंगे। यानी कि सुमन से पूछताछ जो की जाएगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर देखा जाए तो सुमन ही सामने आई थी कि ये मामला लीक हुआ है और इस तरह के पेपर सामने आए थे, उनसे हल कराए गए हैं। खालिद का नाम सामने आया था। उसके बाद लगातार जो एसआईटी की जांच बिठाई गई थी, वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही थी, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी, सबूत जुटाए जा रहे थे। लेकिन जब सीबीआई के हाथ ये मामला आया तो सीबीआई ने अब गिरफ्तारी की है और आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है और एजेंसियां लगातार इस पूरे प्रकरण में तेज रफ्तार से जो है कार्रवाई कर रही है ताकि जल्द से जल्द बड़े खुलासे हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक स्थित कोटी गांव में बीते दिनों एक महिला पर एक हुए गुलदार हमले में जान गंवाने वाली महिला के घर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कांग्रेसी नेता अपनी संवेदना प्रकट करने पहुंचे। गुलदार के एक बाद एक हमले पर गोदियाल ने सरकार पर सीधा सवाल किया कि सरकार हिसाब दे कि अब तक पकड़े गए गुलदार आखिर कहां छोड़े गए। अगर अब तक पकड़े गए गुलदारों को चिड़ियाघर छोड़ा गया तो गुलदारों की संख्या आखिर क्यों बढ़ रही है। इसी तरह से भालू हमले पर भी गोदियाल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आपने अभी जो ग्रामीण महिलाओं से बात करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, किस प्रकार से उनका डर का माहौल बना हुआ है। आपने देख लिया कि वो गांव में बिल्लियों से भी डर रहे हैं। कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ के गुलदार यहाँ ने पकड़ा गया, बच्चे पकड़ा गया, उन्होंने यहाँ का नाम डाल दिया, केवल यहाँ का नाम डाल उन्होंने। यहाँ कोई नहीं है, वन विभाग वाले यहाँ नीचे हमारे यहाँ गश्त ऊपर करे रोड है, वहाँ जहाँ डेथ हुई थी माता की हमारी, वहाँ कोई नहीं गया। वहाँ उन्होंने खाली एक पिंजरा लगा रखा, बाकी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पिंजरा। यहाँ 3 पलायन करके चले गए, डर के बहाने, डर की भय हो गई इनको, डर के बहाने से सब पलायन हो गए। अभी और जाएंगे लोग यहाँ से, गाँव के लोग अभी और जाएंगे। यहाँ कितने लोग जाते हैं यहाँ से लोग, बहुत। और ये बहनें हैं कोटी गांव में, ये लोग बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं। इनके बीच की एक बहन इनके सामने
छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी। ये है उनकी छोटी बहू। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं और ये इनमें डर का माहौल बना हुआ है। ये इतने डर गए कि उन खेतों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इस तरह का डर का माहौल है। सरकारों को चाहिए कि जैसे बता रहे हैं कि गुलदार पकड़ रहे हैं, आखिर सरकार ये बताए कि इतने नरबख्शी गुलदारों को आज तक जो सरकार ने पकड़ा उनको कहाँ रखा गया है। अंदेशा ये है कि उनको एक जगह से पकड़ रहे हैं और दूसरी जगह जाके छोड़ दे रहे हैं। तो जब एक जगह से पकड़ रहे हैं तो दूसरी जगह जाके वार कर रहे हैं। सरकार उनका हिसाब दे। जिन गुलदारों को पकड़ा गया, सरकार ने उनको किन बंदी गृहों में रखा, किन मतलब चिड़ियाघरों में रखा, कहाँ रखा, उसका हिसाब दे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक मुख्यालय से लगी हुई ग्राम पंचायत खोला सुनार में आजकल गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार शाम 8 बजे से ही गांव में दस्तक दे रहा है, जिससे गांव में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग के से पिंजरा लगाकर पकड़ने की भी मांग की है। हमारे यहाँ कई दिनों से बाघ का बहुत ही ज्यादा आतंक हुआ है और कितने कुत्ते उसने अपने निवाला बना लिया कुत्तों का। क्या पता कभी आदमी में भी तो अटैक कर सकता है। इस बात को गौर में देकर ये वन विभाग से हमारा बहुत ज़्यादा अनुरोध है कि वो हमारी इस समस्या को तुरंत समाधान करके पिंजरा लगवाए। खुला सुनार से बोल रही हूँ। यहाँ बाघ का बहुत भय हो गया है। अंदर बाहर जाना बहुत परेशानी हो रही है। बुढ़े आदमी के लिए भी परेशानी हो रही है, बच्चों के लिए भी। पालतू कुत्ते बहुत लोगों ने खा लिए हैं और हमारे वहाँ पिंजरा जरूर लगना चाहिए। मेरे आपसे निवेदन है कि वन विभाग वालों से हमारे वहाँ बाघ का बहुत भय हो रहा है। बच्चों का अंदर बाहर जाना मुश्किल है और कुत्ते भी बहुत खा लिए हैं। कभी भी किसी आदमी पर अटैक कर सकता है। आपसे निवेदन है कि आप जल्दी आके इसका निर्णय करें। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि लोगों में डर भी है और राज्य सरकार किस तरह से कार्य भी कर रही है, साथ ही वन विभाग किस तरह से काम कर रहा है ताकि इन लोगों में जो दहशत है वो कम हो सके। जी, मैं बताना चाहूंगा जो चंपावत जिला है उसका जो लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ गुलदार और भालू का काफी आतंक इन दिनों हो रहा है। लोहाघाट की जो ग्राम सभा मंगोली है, वहाँ गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट भी उतार दिया था। हालांकि वन विभाग के द्वारा एक गुलदार को पकड़ा गया, लेकिन उस क्षेत्र में भी अभी भी एक मादा गुलदार घूम रही, वहाँ भी खतरा है। इसके अलावा जो बाराकोट ब्लॉक है, वहाँ का जो खोला सुनार गाँव है, तड़ाक क्षेत्र है, बरदा खान क्षेत्र, वहाँ भी गुलदार ने जो है काफी आतंक जो है मचाया हुआ है। खोला सुनार में भी जो काफी खतरा पैदा हो रहा है। महिलाएं काफी परेशान है क्योंकि उनका जंगल अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती लाना तक जो है बंद हो गया। और साथ ही जो पैदल मार्ग से स्कूली छात्र छात्राएं स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी जो है खतरा पैदा हो गया। फिलहाल पूरे क्षेत्र में गुलदार का आतंक इन दिनों बना हुआ है। गुलदार के साथ अब भालू भी जो है जंगल में दिखने लगे हैं। जी, ऐसे में क्या कुछ मांग कर रहे हैं सभी ग्रामीण, क्या कुछ इनका कहना भी है और वन विभाग की टीमें किस तरह से काम कर रही है उस क्षेत्र में? जी, जो मैं बताना चाहूंगा, जो ये महिलाएं हैं खोला सुनार बाराकोट के खोला सुनार गांव की महिलाएं, तो इनका साफ कहना है कि वन विभाग से हमें जो है सुरक्षा दी जाए, सरकार से सुरक्षा दी जाए और पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ा जाए। और जो मंगोली क्षेत्र है, जहाँ गुलदार ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था, तो जो वहाँ जो अभी मादा गुलदार है वो घूम रही है। तो वन विभाग के द्वारा 3 पिंजरे वहाँ लगाए गए हैं, ट्रैप कैमरे भी वहाँ लगाए गए और वन विभाग की टीम जो है लगातार गश्त वहाँ पर को कर रही है। और ग्रामीणों की यही मांग है कि हमें जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति दी जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुक्रवार शाम चंपावत जिले के सीमावर्ती पंचेश्वर क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं और स्थानीय जन समस्याओं की समीक्षा की है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने के पहली बार आगमन पर स्थानीय लोगों और प्रतिनिधियों ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया है। दौरे के दौरान जिला पंचायत सदस्य रायकोट कुंवर अनीता प्रथोली ने कमिश्नर रावत को क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत भी कराया और ज्ञापन भी सौंपा। पचवादून के विकास नगर हरबरपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।
हाल ही में विगत 23, 24 और 25 नवंबर को उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने शक्ति नहर के किनारों पर बड़े पैमाने पर विभागीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए 111 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया था। बीते 3 सालों में यूजेवीएनएल की जमीन से करीब 367 अवैध कब्जे भी हटाए गए हैं। नगर पालिका में 3 स्थानों पे अतिक्रमण चिन्हित है। एक तो आसन नदी के किनारे है, वो सरकारी जमीन है, ढांग की जमीन है, उसमें 16 लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं। और एक सोनिया बस्ती में 38 लोग हैं चिन्हित। ये जमीन जलमग्न भूमि है, ये भी सब मकान अवैध बनाए गए हैं। तो अभी एक वार्ड नंबर 2 में 2 मकान है, ऐसे कुल मिला के 54 मकान है। और इनको कल हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे दिए हैं और अतिक्रमण हटाने की डेट भी तय हो गई है, 8, 9 और 10। और इसके लिए हमने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि हमको मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस फोर्स 8 तारीख को 3 दिनों में उपलब्ध है। उत्तराखंड में वंदे मातरम को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ मुस्लिम समाज के मौलवी इसे लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के मुस्लिम नेता मौलवी के बयानों को छोटी मानसिकता का बता रहे हैं। और इन सब के बीच विपक्ष का सियासी हमला भी लगातार जारी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के विद्यालयों में वंदे मातरम का गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कह दिया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वंदे मातरम और संविधान दिवस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो या तो गुमराह है या फिर गुमराह किए गए हैं। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, संविधान दिवस पर विरोध कर रहे हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, या तो गुमराह हैं या गुमराह किए गए हैं। माँ की तारीफ को, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश को अपनी माँ मानता है और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये शादाब शम्स ने नहीं दिया है स्लोगन, ये आज़ादी के वक्त हमारे उलमा इकराम ने दिया है और उसकी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब माँ की तारीफ करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद AR रहमान जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम गाना गाया है, माँ तुझे सलाम, यही वंदे मातरम का मतलब है। तो माँ के पैर तले जन्नत है, इस्लाम ये मानता है। और अगर अपनी माँ की तारीफ करना किसी को बुरा लगता है तो ये तो उनकी बदकिस्मती है, लेकिन कहीं से भी। शादाब शम्स का कहना है कि मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आजादी के वक्त उलेमा इकराम ने दिया है। उन्होंने भारतीय संगीतकार AR रहमान के गीत माँ तुझे सलाम का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसमें भी माँ की ही तारीफ की गई है और हर धर्म आखिर माँ की इज्जत करना ही तो सिखाता है, तो फिर वंदे मातरम पर आपत्ति क्यों? इस्लाम में अपनी माँ की तारीफ करना बुरा नहीं है। उस माँ के लिए जिसके लिए शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान फांसी के फंदे को चूम कर और उस फांसी के फंदे पे झूल गए वंदे मातरम कहते हुए, अगर लोग उसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो कितनी छोटी मानसिकता के लोग होंगे, उस वंदे मातरम जिसके वंदे मातरम कहते कहते ब्रिगेडियर उस्मान, हनीफुद्दीन, वीर अब्दुल हमीद जैसे मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। मुझे लगता है कि उस वंदे मातरम पे किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जिनको ऐतराज है वो पॉलिटिकल मुसलमान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी मजहब या मेरा इस्लाम जिसे मैं मानता हूँ वो कहीं से भी वंदे मातरम के विरोध की इजाजत नहीं देता। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर वंदे मातरम का गायन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में संविधान के प्रति आस्था और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। कई शिक्षण संस्थानों में सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ, जिसमें कॉलेज और स्कूलों के छात्र शामिल थे, लेकिन कुछ मौलवी ने इस पर आपत्ति जताई है। जैसे इस्लाम के अंदर वंदे मातरम यानी वंद कहते हैं, किसी वंदना कहते हैं पूजा को, तो हिंदुस्तान को या किसी मुल्क को या किसी शय को मुसलमान इस्लामी अकॉर्डिंग नहीं भूल सकता। तो जाहिर है कि ये कंट्रोवर्सी का सामान बनेगा। अगर मेरे जैसे मुफ्तियों से या किसी मदारिस के लोगों से इस तरह से पूछेंगे तो वो तो शरई मसला बताएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो जाहिर है कि ये मुसलमानों का दिल टूटेगा इससे। और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाए,
हिंदुस्तान आगे चला जाए, तरक्की की राह पे चला जाए। तो हमें जिन कामों पे काम करना चाहिए, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर होगा, बिलमुकाबिल इसके कि भाई लोगों को इस चीज में उलझाए कि भाई वंदे मातरम में अब जाहिर है कि मुसलमान या क्रिश्चियन या ऐसे लोग जो अल्लाह को या गॉड को या एक को पूजते हैं, तो उनको एतराज होगा, मुल्क में वामीला मचेगा, तो जाहिर है कि ये तरक्की की राह में हिंदुस्तान के लिए रुकावट बन जाएगा। वंदे मातरम गायन को मौलाना और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और संविधान के खिलाफ बताया। आगे उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा किसी का भी वंदन करना इस्लाम के खिलाफ है। मौलवी का कहना है कि देश आजाद है, सबको अपने अपने धर्म की आजादी है, लेकिन वंदे मातरम जिसे गाना है वो गाए, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये इस्लाम का जो एक बेसिक जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है, तो उससे उसके साथ में जाहिर है ये मिलता नहीं है, ये और दूसरों के साथ भी नहीं मिलता है। अगर आप किसी, अब जहाँ तक इसका है कि हम ही एतराज़ कर रहे हैं, हम नहीं एतराज़ कर रहे, जो भी एक और दूसरे खुदा को मानने वाले हैं वो भी ये कहेंगे कि भाई हम खुदा की इबादत करते हैं, दूसरे की नहीं करते। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात है कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं किसी से गवा सकते। सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं इस तरह की, ऑलरेडी ये सबको पता है, मगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बच्चों को, अब बच्चे क्या हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं पता, वो तो गा देंगे, उन्हें क्या पता है, डेमोक्रेसी है, किसी को रोक तो सकते नहीं आप, गाता है तो हम किसी को नहीं कह सकते, मगर जहाँ तक ईमान का ताल्लुक है वो बताना ज़रूरी है कि इस्लाम का अक़ीदा ये है कि एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत के लिए नहीं कर सकते, उसका गुणगान नहीं कर सकते। तो इसलिए इस्लाम की बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। अब बाकी लोग उसको गाते हैं तो इस्लाम को कोई इसमें परेशानी भी नहीं है। वंदे मातरम को लेकर अजीब सी राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां संसद में इसे बचने को कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ से लेकर स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर गाया जा रहा है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो भी राजनीति के कारण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक टूल के रूप में उनका उपयोग होता है। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है और कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के मानने वालों ने वंदे मातरम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों को न्यौछावर कर दिया और देश की आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम गाते गाते जिस तरीके से माहौल खड़ा किया, अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्यसभा टीवी के समाचार बुलेटिन में आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, आप थैंक यू नहीं बोल सकते, और दूसरी ओर वंदे मातरम पर भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठन राजनीति करते हैं। ये राजनीति बंद होनी चाहिए और वंदे मातरम हो या देशभक्ति के जो भी तराने हैं, निश्चित तौर पर वो स्वस्फूर्ति से, मन से गाए जाने चाहिए, ना कि जो है उस पर राजनीति हो। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। राज्यसभा की ओर से जारी सांसदों के आचरण संबंधी एक बुलेटिन, इस बुलेटिन को लेकर टीएमसी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कड़ी नाराजगी जताई है। बुलेटिन में सांसदों के लिए कुछ नए निर्देश दिए गए हैं। बुलेटिन और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।